अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 24। इसमें भी हम कॉम्बिनेटरिक्स जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ज़्यादातर जो है वो परमुटेशन की बात करेंगे, उसके अलावा कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और उसके अलावा जहाँ पे जनरलाइज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होगा उन कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे और वो ये देखेंगे कि उसकी डिफरेंट एग्जांपल के साथ कि वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले परमुटेशन को देखते हैं। तो परमुटेशन की जो डेफिनेशन है, आप ये कहते हैं कि परमुटेशन ऑफ set S of distinct elements is an ordered sequence that contains each element exactly once। यानी कि जो परमुटेशन है उसके बारे में एक चीज तो ये देखें कि ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। यानी ऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब ये है कि उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा होता है। जब हम सीक्वेंसेस पढ़ रहे थे और सेट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये देखा था कि सेट्स जो होते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ए बी सी और ए सी बी जो है वो एक ही सेट है, लेकिन जो सीक्वेंस होती है उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेट एस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ए बी और सी के बराबर है, तो इसकी जो डिफरेंट परमुटेशंस हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? वो ए बी सी हो सकती है, वो ए सी बी हो सकती है, वो बी ए सी हो सकता है, वो बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है और सी बी ए हो सकता है। अगर आप ये सारी सीक्वेंसेस जो हैं इनके बारे में इसके ऊपर जरा देखें, गौर करें, तो इसमें आपको एक ही चीज डिफरेंट मिलेगी कि इनका ऑर्डर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई भी दो सीक्वेंसेस जो हैं उनमें एलिमेंट्स जो हैं वो एक ऑर्डर में नहीं आ रहे, आल्दो के एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए जो परमुटेशन होती है उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, इसीलिए इसको डिफाइन जो है वो एक सीक्वेंस के साथ किया। अच्छा, अब तो हमने ये देख लिया है कि अगर हमने जो एक एलिमेंट एन एलिमेंट का सेट था उसकी जो देखना था कि उसमें कितनी परमुटेशन हो सकती है, तो वो हमने देख लिया है कि जी हमने लिस्ट कर ली है कि कितनी परमुटेशन। तो इसका जो फार्मूला होगा कि कितने तरीके से आप इसकी परमुटेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो वो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर उसको हम n कह लें कि n एलिमेंट्स हैं, तो देयर आर n फैक्टोरियल वेज ऑफ जनरेटिंग परमुटेशंस। लाइक अगर n एलिमेंट है तो देयर आर n फैक्टोरियल वेज ऑफ जनरेटिंग परमुटेशंस। लाइक यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 बनता है, तो ये 6 जो डिफरेंट हमारे पास परमुटेशन थी वो हमने लिस्ट कर दी। उसके बाद एक और ये प्रॉब्लम आता है कि आपने जो परमुटेशन जनरेट करनी है वो पूरे सेट की नहीं करनी, बल्कि आपने पूरे सेट में से 2 एलिमेंट या n से कम एलिमेंट्स लेने और उनकी जो है वो परमुटेशन जो है वो जनरेट करनी है। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको हम पी एन आर से जनरेट करते हैं, जो डिनोट करते हैं। पी एन आर का मतलब ये है कि आपके पास n एलिमेंट है और उसमें से आपने r एलिमेंट लेने हैं और r एलिमेंट से जितनी भी सीक्वेंसेस बन सकती हैं उनको आपने देखना है कि वो कितनी सीक्वेंसेस जो है बन सकती हैं। तो उसका फार्मूला होता है ये कि पहला एलिमेंट जब आप चूज करते हैं तो उसके आपके पास जो है वो एन वेज हैं। दूसरे एलिमेंट को चूज करने के n-1 वेज हैं, तीसरे एलिमेंट को चूज करने के n-2 वेज हैं, एंड सो ऑन। और जो आपका आर्थ एलिमेंट है उसको चूज करने के n-r+1 वेज हैं। और ये सब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपको दे देंगे कि इनकी ऑर्डरिंग, जो जितने एलिमेंट आपने आर चूज किए हैं एन में से, उनकी पॉसिबल ऑर्डरिंग जो है वो क्या बने। अब ये जो फार्मूला है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये n फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। उसको अगर आप लॉजिकली देखें तो n फैक्टोरियल का क्या मतलब? n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, उसकी जितनी भी पॉसिबल परम्यूटेशंस बन सकती हैं उसको n फैक्टोरियल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और n-r फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n-r फैक्टोरियल का मतलब ये है कि वो यानी r एलिमेंट तो आपने अपने चूज करने, और n-r वो एलिमेंट होंगे जो आपने चूज नहीं करने। तो n-r एलिमेंट्स जो होंगे उसकी जितनी भी परमुटेशन होंगी उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, लाइक n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे n-r फैक्टोरियल से, तो n फैक्टोरियल जो है वो टोटल परमुटेशंस हैं और n-r फैक्टोरियल जो है वो परमुटेशन है, उन एलिमेंट की परमुटेशन है जो आपने चूज नहीं करने। तो आपके पास किसकी परमुटेशन आ जाएंगी? आपके पास जो है वो r एलिमेंट्स की परमुटेशन आ जाएंगी आउट ऑफ n एलिमेंट्स। तो इसी फार्मूले को अगर आप दोनों जगह पे n पुट कर दें, यानी पी एन एन कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा n फैक्टोरियल के बराबर। तो
तो इसमें अगर आप ये देखेंगे, ये 0 फैक्टोरियल जो है इसको हम बाय डेफिनेशन जो है 1 के बराबर सेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल जो है वो n फैक्टोरियल ही के बराबर आता है। परमुटेशन की एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, उसकी एक अरेंजमेंट जो है वो भी एक परमुटेशन है। लाइक ये वाली जो सीक्वेंस 3 1 2 ये एक परमुटेशन है। इसी तरह दूसरी परमुटेशन 1 2 3 हो सकती है, 2 3 1 हो सकती है, और उसकी भी 6 परमुटेशन बनेंगी। जिस तरह हमने देखा था कि एक सेट था एबीसी, उसकी भी 6 परमुटेशन है, तो इसमें भी चूंकि 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 6 ही परमुटेशन बनेंगी। इसी तरह अगर आपने इसमें से आर परमुटेशन इसकी लेनी है, लाइक आपने इसमें से 2 एलिमेंट लेके उसकी परमुटेशन लेनी है, तो वो कितनी बनेगी? तो 2 परमुटेशंस, लाइक उसमें 2 परमुटेशन का मतलब ये है कि आपने इसमें से 2 एलिमेंट की परमुटेशन लेनी है सब एलिमेंट की। तो वो आपके पास बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल जो है वो 3 के बराबर है, यानी 3 फैक्टोरियल के बराबर है, और n माइनस r जो है वो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको भी अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये आपके पास 6 के ही बराबर आएगा। उसके बाद एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में, उसमें ये है कि अगर आपके पास देयर इज अ आर्म न्यूक्लियर बम जो कि प्लांट हुआ है आपके शहर में, और उसकी 10 वायर्स हैं। उन 10 वायर में से आपने 3 वायर्स जो है उनको कट करना है ताकि आप उसको डेटोनेट कर सकें, और उन वायर्स को, वो जो 3 वायर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, और उनको आपने अगर करेक्ट ऑर्डर के अंदर आपने उसको जो है वो कट की करेंगे तो वो आपका जो न्यूक्लियर बम है वो डिफ्यूज हो जाएगा। अदरवाइज अगर किसी भी तरीके से गलती हो गई, यानी उनके ऑर्डर में कोई फर्क आ गया, या आपने कोई दूसरी वायर जो है जो गलत कोई वायर जो है वो कट कर दी, तो वो जो है वो सेट ऑन हो जाएगा। तो इसमें क्या चांसेस हैं कि जो पंप है वो सही तरीके से डिफ्यूज हो जाए और वो सेट ऑफ ना हो? तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी वायर्स हैं? 10 वायर, उसमें से 3 जो हैं वो हमने डिफ्यूज करनी है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है पहली वायर को सिलेक्ट करने के 10 तरीके हैं, ठीक है, यानी 10 है उसमें से कोई भी एक हम ले सकते हैं, तो हमारे पास 10 तरीके हैं पहली वायर को चूज करने के। एक वायर हमने चूज कर ली तो बाकी 9 रहेगी। दूसरी वायर को चूज करने के 9 तरीके हैं, तीसरी वायर को चूज करने के जो है वो 8 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 3 वायर्स को चूज कर सकते हैं वो 720 के बराबर है। अब इसमें से सिर्फ एक तरीका ऐसा है जो कि करेक्ट वे है, यानी एक ऐसा परमुटेशन है 3 वायर्स की जिनको अगर आप चूज करेंगे तो बम जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो आपके जो चांस होगा सर्वाइवल का इस केस में वो होगा कि इन 720 वेज में से सिर्फ एक परमुटेशन ऐसी है, एक तरीका ऐसा है जिससे बम जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा और वो डेटोनेट नहीं हो सकेगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि देयर इज अ सेल्स वूमेन जिसने के 8 शहरों को विजिट करना है। जो पहला शहर वो विजिट कर रही है वो पहला शहर फिक्स्ड है, उसके बाद बाकी जो 7 शहर हैं उनको जो विजिट करने का कोई भी वो परमुटेशन जो है वो चूज कर सकती है। लाइक बाकी 7 शहरों में से वो दूसरे नंबर पे किसी को भी चूज कर सकती है, फिर बाकी जो 6 रह जाएंगे उसमें से किसी को भी चूज कर सकती है, फिर जो 5 रह जाएंगे उनमें से किसी को भी चूज कर सकती है, एंड सो ऑन। तो इसको टोटल नंबर ऑफ वेज टू विजिट दीज 8 सिटीज कितने होंगे? तो पहला शहर जो है उसके लिए हमने नहीं लिखा है, क्योंकि पहला जो शहर है उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि वो पहला शहर जो है वो फिक्स्ड है। तो दूसरे शहर के लिए हम ये देखते हैं देयर आर 7 वेज। तीसरे शहर के लिए हमारे पास 6 वेज हैं। अगले शहर के लिए हमारे पास 5 वेज हैं। उसके के बाद 4 हैं, और उसके बाद 3 2 और 1। इन सबको आप अगर प्रोडक्ट रूल के तहत मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5040 वेज हैं जिसमें वो सेल्स वूमेन जो है इन 8 शहरों को विजिट कर सकती है। उसके बाद एक एग्जांपल है इंग्लिश अल्फाबेट्स की, कि अगर आपके पास ये लेटर्स हैं लाइक ABCDEFGH 8 लेटर्स हैं, तो इसकी कितनी परमुटेशंस ऐसी होंगी जो कि ये वाली सब स्ट्रिंग कंटेन करेंगी, जिसमें ये वाली सब स्ट्रिंग आएगी ABC इकट्ठा। तो अगर हम ये देखें कि जिसमें एक ऐसी जो सब स्ट्रिंग जिसमें ABC इकट्ठा आएगा, तो परमुटेशन के सिनेरियो में हमें ABC को एज ए सिंगल यूनिट जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम A को अलग यूनिट ट्रीट करें, B को अलग यूनिट ट्रीट करें और C को अलग यूनिट ट्रीट करें। तो हम बेसिकली जो परमुटेशन निकालेंगे वो इस सेट की निकालेंगे कि ABC, DEFGH।
तो इसकी अगर हम परमुटेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स, तो 6 एलिमेंट की परमुटेशन कितनी हो सकती है, वो 6 फैक्टोरियल के बराबर है, विच इज इक्वल टू 720। तो आपके पास 720 ऐसी स्ट्रिंग होंगी फ्रॉम दीज लेटर्स जो कि कंटेन करेंगी एक सब स्ट्रिंग ABC। एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपको पिक करना है 3 लोगों को फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6, यानी 6 लोग हैं, उसमें से 3 को आपने चूज करना है। आपके पास 6 चॉइसेस हैं टू फॉर द फर्स्ट पर्सन, दूसरे के लिए 5 हैं और तीसरे के लिए 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो 120 है। 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 जो है 120 चॉइसेस हैं। तो इसमें देखना है कि क्या ये करेक्ट सोल्यूशन है। ये करेक्ट सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा। करेक्ट सोल्यूशन इस वजह से नहीं आ रहा है कि ये जो डिफरेंट चॉइसेस हमने ली हैं इसमें कुछ चॉइसेस जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि पहला पर्सन हम सी लेते हैं, दूसरा पर्सन ए लेते हैं और तीसरा पर्सन ई लेते हैं, तो उसके बाद हम एक और चॉइस करते हैं कि पहला पर्सन हम जो है वो ई लेते हैं, फिर दूसरा सी लेते हैं और तीसरा पर्सन जो है वो ई लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो चॉइसेस हमने की हैं उसमें जो पर्सन है वो सेम आ रहे हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम परमुटेशन के साथ नहीं देखते। लाइक आपने कुछ चीजों को चूज करना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिस तरह आप एक कमेटी बना रहे हैं, तो जिस तरह जो है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ग्रुप बनते हैं, तो ग्रुप में आपका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। स्टूडेंट 1 पहले आ जाए, स्टूडेंट 2 पहले आ जाए, स्टूडेंट 3 पहले आ जाए, उनके कोई भी सीक्वेंस होगी तो वो सारे जो है वो एक ही सेट होगा। ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम परमुटेशन को यूज नहीं करते, बल्कि एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि वो कम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं, तो कम्बिनेशन के जरिए जो है वो हम इस तरह के प्रॉब्लम जो उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी देखते हैं कि कम्बिनेशन होता है क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह के सिनेरियोज में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किया है। जिस तरह हमारे पास आर परमुटेशन था, इसी तरह आर कम्बिनेशन है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एस इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। ठीक है, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन जो है, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन का मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर जो है मैटर नहीं कर रहा। कि R combination of elements of a set S is an unordered collection of R elements from the set। अगर आप इसको सिंपली पुट करें तो इसका मतलब ये है कि आपने सेट S का जो है वो एक सबसेट चूज करना है जिसकी कार्डिनैलिटी R के बराबर। एग्जैक्टली यही चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने एक सबसेट S का चूज करना है जिसकी कार्डिनैलिटी जो है वो R के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेट S जो है वो आपके पास 1 2 3 4 के बराबर है, तो 1 3 4 जो होगा ये एक 3 कॉम्बिनेशन है एस का। ठीक है, लाइक आपने इसमें क्या किया कि एस में से आपने 3 एलिमेंट जो है चूज कर लिए, या एस में से आपने एक ऐसा सबसेट चूज कर लिया जिसकी के लेंथ जिसकी कार्डिनैलिटी 3 के बराबर। इसी तरह की एक और एग्जांपल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 7 कार्ड हैंड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड डेक। जिस तरह कार्ड्स का डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 7 कार्ड के अपने हैंड्स जो है वो ड्रा करने हैं, तो कितने डिफरेंट या यूनिक 7 कार्ड हैंड्स जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। उसमें भी आपको पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, एक कार्ड आपके पास पहले आ गया या बाद में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस फर्क क्या पड़ता है कि आपके पास कार्ड कौन कौन से है, यानी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी अरेंजमेंट या उनकी जो ऑर्डरिंग है वो मैटर नहीं कर रही। तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी आप कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। इसकी नोटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन को जो है वो हम CNR से रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह की एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं इस तरह से हैं कि N चूज R, N चूज R या N कॉम्बिनेशन R, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। जहाँ पे N जो है इस एग्जाम्पल के तहत हमारे पास 52 के बराबर है, यानी 52 कार्ड में से हमने चूज करना है। और कितने कार्ड हमने चूज करने हैं, हमने 7 कार्ड जो है चूज करने हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका फार्मूला जो है वो क्या है और फार्मूला इसका जो है वो परमुटेशन से किस तरह से रिलेट करता है।
आप इसको इस तरह से सोचे कि आपने r एलिमेंट्स की जो है परमुटेशन जो है वो चूज करनी है किसी सेट में से जिसमें n एलिमेंट है। तो इसको आप दो स्टेप्स में तोड़ सकते हैं कि पहले उसमें से आप चूज करेंगे r एलिमेंट, और फिर अगर आप उसको r एलिमेंट जो आपने चूज कर लेंगे उनकी अगर आप परमुटेशन बना देंगे तो वो r परमुटेशन जो है वो आप दो स्टेप्स में बना लेंगे। लाइक पहले स्टेप में आप चूज कर रहे हो ना r एलिमेंट्स को, दूसरे स्टेप में आप जो है वो उनकी परमुटेशन जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में जो इसको अगर आप प्रोडक्ट रूल के तहत देखें कि पहला स्टेप ये है, यानी जो सक्सेसिव स्टेप्स हैं इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो एप्लीकेबल हुआ है कि पहले स्टेप में आपने ये किया कि n में से r एलिमेंट्स जो है वो चूज कर दिए, उसके बाद आपने r एलिमेंट के जो है वो परमुटेशन लगा दी ताकि उसके जो जितनी नंबर ऑफ परमुटेशन उसकी आ सकती हैं वो आपके सामने आए। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे या इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो CNR किसके बराबर आ जाएगा? CNR आ जाएगा PNR डिवाइडेड बाय PRR। और PNR का आपको पता है कि फार्मूला होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू अप टू n माइनस r प्लस वन, इनके प्रोडक्ट में। और PRR के बारे में आपको पता है कि उसका फार्मूला जो वो r फैक्टोरियल के बराबर होता है। जिस तरह PNN का फार्मूला n फैक्टोरियल के बराबर है तो PRR का जो फार्मूला है वो r फैक्टोरियल के बराबर। ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इसको यानी जो न्यूमरेटर में है उसको हमने इस तरह से भी लिखा था कि ये इसके बराबर होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और जो आपके पास डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल आ रहा है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको वन ओवर r फैक्टोरियल लिख दिया। तो टोटल जो फार्मूला होगा CNR का या कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होगा वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। इसको थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखें तो इसमें होगा ये कि n फैक्टोरियल क्या करता है कि n फैक्टोरियल जो है वो आपके पास जितने भी n एलिमेंट्स हैं उनकी परमुटेशन जनरेट कर देता है। और ये वाला जो है ये n माइनस r एलिमेंट्स जो आप उसमें से निकाल रहे हैं उसकी परमुटेशन खुद से डिवाइड करता है। और r फैक्टोरियल क्या करेगा कि r फैक्टोरियल जो r एलिमेंट है उनकी परमुटेशंस को कैंसिल आउट करेगा और आपके पास बाकी जो चीज बच जाएगी वो सिर्फ कॉम्बिनेशन रहेगी, यूनिक कॉम्बिनेशन जो है उसमें आपके पास है। ये दोबारा उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे कॉपी किया है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ r कॉम्बिनेशन ऑफ सेट विद n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ s, तो उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं CNR से या n चूज r से, और उसका फार्मूला ये होता है कि PNR डिवाइडेड बाय PRR which is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल into n माइनस r। अच्छा, एक चीज जो है वो गौर करने वाली ये है कि जो CNR होता है दिस इज इक्वल टू CN कॉमा n माइनस r। इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करें कि n चूज r इज इक्वल टू n चूज n माइनस r क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक एलिमेंट है जिसी तरह 1 2 3, अब मैं ये कहता हूँ कि इसमें n को होगा वो 3 के बराबर होगा क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 3 है। मैंने इसमें से दो एलिमेंट जो है वो चूज करने हैं, यानी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि n चूज 2 करना चाह रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि n चूज 2 जो है ये इक्वल है n चूज 1 के। 1 कहाँ से आया? ये n माइनस r जो है वो 1 है। लाइक r अगर 2 है और n 3 है तो ये जो यहाँ से n चूज 2 और n चूज 1 आ गया। बल्कि n को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि n का हमें पता है कि n जो है वो 3 के बराबर है और यहाँ पे भी n जो है वो 3 के बराबर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 चूज 2 इज इक्वल टू 3 चूज 1। तो ये क्यों बराबर है? 3 चूज 2 का मतलब ये है कि मैंने जो 3 एलिमेंट का सेट है उसमें से 2 एलिमेंट चूज करने। तो ये बराबर है ये चीज कहने के कि जो 3 एलिमेंट का सेट है उसमें से एक एलिमेंट मैंने चूज नहीं करना। अगर एक एलिमेंट मैं चूज नहीं करता तो बाकी जो एलिमेंट है वो मेरे पास 2 एलिमेंट रह जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है, अगर आप इसको मैथमेटिकली भी देखना चाहें तो n चूज n माइनस r जो है वो किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये
रिड्यूस हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल के। और ये फार्मूला आपको पता है कि किसके बराबर है, ये फार्मूला बराबर है n चूज r के फार्मूले। तो इसको हमने मैथमेटिकली भी देख लिया और लॉजिकली भी हमने ये देख लिया कि n चूज r क्यों बराबर होता है n चूज n माइनस r। अब हम वापस आते हैं उसी एग्जांपल की तरफ कि अगर आपके पास 52 कार्ड्स का एक डेक है और उसमें से आपने एक 7 कार्ड का हैंड जो है वो चूज करना है, तो कितने डिस्टिंक्ट 7 कार्ड हैंड्स में हो सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे कि ये बराबर होता है परमुटेशन ऑफ 52,7 डिवाइडेड बाय परमुटेशन ऑफ 7,7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है एक सोल्यूशन इसका आ जाएगा। तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 45 फैक्टोरियल। तो 52 फैक्टोरियल किसके बराबर है, ये n फैक्टोरियल के बराबर है। 7 फैक्टोरियल किसके बराबर है, ये r फैक्टोरियल के बराबर है। और 45 फैक्टोरियल किसके बराबर है, ये n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर है। n माइनस r n माइनस r के फैक्टोरियल के बराबर। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा कि कितने यूनिक 7 कार्ड हैंड्स जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है और ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन की एक और एग्जांपल है कि अगर आपके पास 4 एलिमेंट का सेट है और उसमें से आपने 3 एलिमेंट के सेट्स जो है वो चूज करने हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, कितने तरीकों से आप इसको चूज कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे इसको लिस्ट कर लेते हैं कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं जिनका कि कार्डिनलिटी 3 के बराबर है। 1 2 3 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है और 1 2 4 हो सकता है। और उसके बाद ये टोटल 4 तरीके हैं। उसके बाद इसको फार्मूले से देखेंगे तो ये p4,3 डिवाइडेड बाय p3,3 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। तो ये रिड्यूस होके ये भी 4 के बराबर ही आपके पास है। उसके बाद आपने एक कमेटी जिस तरह से चूज करनी है या जिस तरह से आपका फाइनल ईयर का ग्रुप चूज होता है कि आपने 6 एलिमेंट्स में से जो है वो 6 लोगों में से 3 लोगों का एक ग्रुप जो है वो चूज करना है और उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा। तो अगेन ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। 6 इसमें आप करेंगे 6 चूज 3 और उसके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे r जो है वो भी 3 के बराबर है और n माइनस r जो है वो भी 3 के बराबर है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 20 वेज ऐसे होंगे जिसमें आप 3 लोगों का ग्रुप जो है वो चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 6 पीपल। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें कि एक सॉकर क्लब है जिसमें 8 फीमेल मेंबर्स हैं और 7 मेल मेंबर्स हैं। किसी एक मैच के लिए जो कोच है वो ये चाहता है कि जो मैच खेलने के लिए 6 फीमेल प्लेयर होने चाहिए और 5 जो है वो मेल प्लेयर होने चाहिए। तो उसके कितने तरीके होंगे। ये एक एग्जांपल है जिसमें कॉम्बिनेशन और आपका प्रोडक्ट रूल जो है वो इकट्ठा लगा है। तो आपने करना ये है कि पहले जो फीमेल प्लेयर्स हैं उसमें से 8 में से 6 चूज करनी है। उसके बाद आपने मेल प्लेयर्स जो 7 है उसमें से 5 चूज करने हैं और प्रोडक्ट रूल के तहत जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन। और आपको ये भी पता है कि फीमेल प्लेयर को चूज करने का कोई तरीका ऐसा नहीं है जो मेल प्लेयर को चूज कर लेगा या मेल प्लेयर को चूज करने का कोई तरीका ऐसा नहीं है जो फीमेल प्लेयर को चूज कर लेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें आपकी टीम जो है वो बन सकती है उस पर्टिकुलर दिन के मैच के लिए। उसके बाद है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आपको पता है कि जब भी आपके पास x प्लस वाई रेज टू पावर n इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसको आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ जो है वो एक्सपेंड करते हैं। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम के जरिए इसको आप एक्सपेंड करते हैं और उसमें और जो भी x इंटू वाई टर्म होगी जिसमें x की कुछ पावर हो सकती है y की कुछ पावर हो सकती है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको आप कोएफिशिएंट कहते हैं। तो जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो भी रिलेट कर रहे होते हैं आपके कॉम्बिनेशन के साथ, सी एम आर के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं।
तो फॉर एग्जांपल पहले हम ये देखते हैं कि अगर x प्लस वाई रेस पर 3 होगा तो उसको आप एक्सपेंड किस तरह से करते हैं। तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, यानी पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई जो है वो अलग से आ जाएगा। उसके बाद इस एक्स वाई को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई दोबारा आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर दोबारा आ जाएगा और एंड पे वाई क्यूब आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर वाई आएगा और एक्स वाई स्क्वायर आएगा और वाई क्यूब आएगा। इसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो पहली टर्म है जिसमें x की पावर 3 है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 3 चूज 0 होगा विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह x स्क्वायर y जो है उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो 3 चूज 1 के बराबर होगा और 3 चूज 1 जो है वो 3 के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। इसी तरह जो एक्स वाई स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 3 चूज 2 के बराबर होगा, जो कि ये भी 3 के बराबर है। और इसी तरह जो आपके पास वाई क्यूब है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास 3 चूज 3 के बराबर होगा, जो कि 1 के बराबर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास जेनेरिक बाइनोमियल एक्सपेंशन है कोई तो उसमें किस तरह से कोएफिशिएंट जनरेट करने हैं और एक्स और वाई जो है उसकी पावर्स जो है वो क्या सेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x प्लस वाई रेस्ट पावर n है तो इसमें आप ये करेंगे n चूज 0 से शुरू करेंगे, n चूज 0 से आप शुरू करेंगे और जो x की पावर होगी वो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी n माइनस 0 जो है वो x की पावर है और जो r की वैल्यू है यानी 0 वो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पे y रेस्ट पावर 0 लिखा हुआ है जो कि 1 होता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे n चूज 1 तो इसमें x की पावर जो है वो n माइनस 1 है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, और y की पावर जो है वो 1 है, यानी जो r की वैल्यू होती है n चूज r। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो n चूज 2 होनी चाहिए, सॉरी n चूज 2 है तो x की वैल्यू जो है x की जो पावर है वो n माइनस 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू जो है वो ये 2 होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप ये वाला टर्म देखें तो इसमें x की पावर जो है वो n माइनस n प्लस 1 होनी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। तो x की पावर n माइनस n प्लस 1 जो है 1 बनेगा और y की पावर जो है वो n माइनस 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर जो है n माइनस n यानी 0 होगी और y की पावर जो होगी वो n होगी। तो इस तरह से आप जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनको कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिंग पावर जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो x प्लस वाई रेस पर n जो है इसको अगर आपने समेशन की फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन फ्रॉम j 0 टू n और n चूज j और x की पावर जो है वो n माइनस j के बराबर होगी और y की जो पावर है वो j के बराबर। तो यहाँ पे ये इसी की एक्सप्लेनेशन है कि टू obtain the term of the form x raised per n minus j or y raised per j, it is necessary to choose n minus j x's from the n terms so that the other j terms are in the product of y's। ठीक है, यानी आप इस तरह से चूज करते हैं, अगर आपने ये टर्म जो है बनानी है तो आपने टोटल n जो पावर्स हैं उसमें से इस तरह से चूज करना है कि उसमें n माइनस j जो है वो एक्सेस होंगे और बाकी जो j होंगे वो y होंगे। इसलिए इसका कोएफिशिएंट जो है वो किसके बराबर आएगा, इसका कोएफिशिएंट आएगा n चूज n माइनस j के बराबर। और हमें ये पता है कि n चूज n माइनस j जो है वो n चूज j के बराबर होता है। इसको हमने पहले किसी स्लाइड में जब हम कॉम्बिनेशन को शुरू कर रहे थे तो उसकी दूसरी या तीसरी स्लाइड में पढ़ा था कि n चूज j इज इक्वल टू n चूज n माइनस j, या अगर हम उसको r के टर्म में बात करेंगे तो n चूज r इज इक्वल टू n चूज n माइनस r, और वो क्यों बराबर होता था ये भी हमने। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, कि फॉर एग्जांपल अगर a प्लस बी रेस पर 9 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें एक टर्म आएगी a रेस पर 5 और b रेस पर 4।
तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा 9 4, तो 9 चूज 4, ठीक है। अगर 9 चूज 4 होगा, 9 चूज 4 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो पहला वेरिएबल है, पहला वेरिएबल ए है, उसकी पावर क्या होगी 9 - 4, और दूसरा वेरिएबल जो बी होगा उसकी पावर होगी 4। तो इसलिए इस तरह से हम इसके कोफिशिएंट जो है ले सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि द कोफिशिएंट ऑफ x रेज पर 12 और y रेज पर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3y रेज पर 25, यानी n की वैल्यू जो है वो 25 के बराबर। अब हमें ये पता है कि ये वाली चीज जो है वो किसके बराबर है। इसमें अगर हम माइनस जो है उसको ब्रैकेट में ले जाएं तो ये आ जाएगा 2x प्लस -3y रेज पर 25 के, और इसकी एक्सपेंशन जो है वो बराबर होगी इस समेशन के सम फ्रॉम j 0 to 25, 25 चूज j, x जो कि x जो है वो अपने कोफिशिएंट को भी साथ लेके आएगा, x रेज पर 25 माइनस j, और y जो है वो अपने कोफिशिएंट को भी साथ लेके आएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि उधर भी नेगेटिव साइन है, और इसकी पावर जो है वो j आ जाएगी। तो अगर हम ये देखना चाहें कि x रेज पर 12 और y रेज पर 13 जो है, इसमें j की वैल्यू क्या होगी या r की वैल्यू क्या होगी। अगर हम n चूज r में बात करें तो r की वैल्यू 13 होगी। अगर हम n चूज j के टर्म में बात करें तो j की वैल्यू 13 होगी, क्योंकि j की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती है और n माइनस j की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो j की वैल्यू अगर 13 है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोफिशिएंट ये होंगे c यानी 25 चूज 13, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा 2 रेस्ट पर 12। ये 2 रेस्ट पर 12 जो क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये देखे कि x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी x की पावर होगी, x की पावर 12 थी तो x का जो कोफिशिएंट है वो भी 2 रेस्ट पर 12 या साथ आएगा। इसी तरह y की पावर जो है वो 13 थी तो y का जो कोफिशिएंट साथ लगा हुआ है वो भी -3 रेस्ट पर 13 यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट होने के बाद फिर आपका कोएफिशिएंट जो है मिलेगा कि आपके पास x रेज पर 12 और y रेज पर 13 का कोएफिशिएंट जो है वो क्या था। उसके बाद ये एक चीज है कि अगर आपके पास बाइनोमियल की बजाय ज्यादा टर्म्स हों तो उसके लिए एक हम यूज करते हैं मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट। तो उसका सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको हम डिटेल के अंदर नहीं देखेंगे। तो इसमें हमने ये देखना है कि x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 4 जो है उसका क्या कोएफिशिएंट होगा। तो इसमें हमने जो मल्टीप्लाई करना है n चूज r1 और n माइनस r1 चूज r2, ठीक है। लाइक पहली पावर 2 है तो n चूज 2 आ जाएगा, दूसरी पावर 3 है तो n माइनस r1 जो था यानी 9 - 2 7 था और उसमें से चूज करना है 3। तो ये दोनों कोएफिशिएंट को अगर हम ये दोनों कॉम्बिनेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस टर्म का जो है वो कोएफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद करोलरीज हैं। करोलरीज आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि अगर कुछ आप थ्योरम जो है प्रूव कर लें तो उसके बाद आपके पास जो मिनी थ्योरम जो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो आसानी से प्रूव हो जाते हैं, उसको आप करोलरीज कहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि अगर k को 0 से n तक हम सम करें और उस सम के अंदर हम ये लिखें कि n चूज k, तो वो 2 रेज पर n के बराबर, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसको हम प्रूव करने के लिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 रेज पर n जो है वो किसके बराबर है 1 + 1 रेज पर n के। दिस इज इक्वल टू 1 + 1 रेज पर n के। और इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम जो है उसके जरिए एक्सपैंड करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सम फ्रॉम k 0 to n और n चूज k 1 रेज पर n माइनस k और 1 रेज पर k। अब हमें ये पता है कि 1 की कोई भी पावर होगी वो 1 ही रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म है इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो बाकी जो बचेगा वो यही बचेगा कि सम फ्रॉम 0 to n, n चूज के। इसी तरह एक और थ्योरम है, एक और जो क्रॉलरी है उसको हम देखते हैं कि वो किसके बराबर है। इसमें हमने ये देखना है कि -1 रेज टू पावर k और n चूज k को अगर हम सम करें, -1 रेज पर k और n चूज k को अगर आप सम करें फ्रॉम 0 to n,
तो ये 0 के बराबर है। इसका प्रूफ देखते हैं कि 0 को हम लिख सकते हैं 0 रेज़ पावर n और उसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस 1 रेज़ पावर n। इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा n चूज k 1 रेज़ पावर n माइनस k और माइनस 1 रेज़ पावर k। तो माइनस 1 रेज़ पावर k जो है वो रह जाएगा और 1 रेज़ पावर n माइनस k जो है वो तो 1 के बराबर ही होगा। तो ये चीज जो है ये हमने प्रूव कर दी। अगर ये चीज जो है वो 0 के बराबर आ रही है तो इससे हम एक और नतीजा जो है वो ले सकते हैं। वो नतीजा क्या होगा? लाइक हमें ये पता है कि जहां पे भी -1 की पावर जो है इवन होगी वो 1 बन जाएगा, जहां पे -1 की पावर जो है वो ऑड होगी वो -1 बन जाएगा। लेकिन हर एक 1 और -1 के साथ जो है ये कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट भी आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी ऑड कोएफिशिएंट होंगे वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। लाइक n चूज 1 जो होगा वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि -1 रेज़ पर 1 जो है वो -1 आएगी। इसी तरह n चूज 3 जो है वो भी -1 से मल्टीप्लाई होगा। n चूज 5 जो है वो भी -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारे जो हैं ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारे जो इसके इवन कोएफिशिएंट हैं लाइक n चूज 0, n चूज 2, n चूज 4 ये सारे के सारे जो हैं वो +1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि -1 की पावर जब है वो इवन हो जाएगी तो वो +1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज जो है इनका अगर आप सम करें तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 के बराबर है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो 0 के बराबर है। सब्ट्रैक्शन किस तरह से हम कह सकते हैं? सब्ट्रैक्शन इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले में ये वाला फार्मूला जो है उसमें जो ऑड नंबर्स थे उनके साथ -1 आ रहा था, इनके साथ -1 आ रहा था और इनके साथ +1 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर ये दोनों मिलके ऐड अप होके जो है 0 बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी टर्म्स जो है वो सम होके भी बराबर हों। उसके बाद एक और है, इसमें हमने ये देखना है कि सम फ्रॉम k 0 to n और 2 रेज़ पर k n चूज k जो है वो 3 रेज़ पर n के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हम 3 रेज़ पर n जो है उसको तोड़ेंगे और उसको लिखेंगे 1 प्लस 2 रेज़ पर n और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये आ जाएगा n चूज k 1 रेज़ पर 1 माइनस k, सॉरी 1 रेज़ पर n माइनस k और 2 रेज़ पर k। तो 1 रेज़ पर n माइनस k जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा और बाकी हमारे पास सिर्फ ये चीज बचेगी n चूज k इंटू 2 रेज़ पर। उसके बाद है जनरलाइज्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जो एक स्पेसिफिक केसेस देखे हैं परमुटेशंस के और कॉम्बिनेशन के, उसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें रेपिटेशन अलाउड है या हमारे पास जो है वो हर एक जो आइटम है उसकी कैटेगरीज हैं, हमने कुछ आइटम में से कुछ कैटेगरीज लेनी है, कुछ आइटम में से कुछ कैटेगरीज नहीं लेनी। या हमने ये भी नहीं कहा कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। जिस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें जरूरत है जनरलाइज परमुटेशन की और जनरलाइज कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम सिर्फ वो चीजें देखेंगे जो कि जो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है इस स्लाइड तक, उसके जरिए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यूजिंग रेपिटेशंस को हम उसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते जो अभी तक हमने पढ़ा। इसी तरह एक एग्जांपल है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ आर कैन बी फाउंड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको भी हम उसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते। How many different ways are possible when we select a dozen donuts from a box that contains 4 different kind of donuts? ठीक है, लाइक हमने डोनट्स को चूज करने हैं, लेकिन डोनट्स को चूज करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन कॉम्बिनेशन विद कैटेगरीज अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, जहाँ पे हर एक कैटेगरीज में से आप एक से ज्यादा आइटम जो है दे सकते हैं, जिसको आप रेपिटेशन कहते हैं। उसके बाद परमुटेशंस वेयर नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ऐसी परमुटेशन की क्या एग्जांपल होगी जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं। लाइक अगर आपसे ये कहा जाए कि एक वर्ड है मिसिसिपी, इसकी कितने परमुटेशन डिफरेंट बन सकते हैं?
तो इसका जवाब जो है वो हम आर परमुटेशन से नहीं दे सकते या एन परमुटेशन से नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि इसमें एस जो है वो 4 दफा आ रहा है, ठीक है, एस जो है वो 4 दफा आ रहा है, इसी तरह आई जो है वो 4 दफा आ रहा है, और उसके अलावा जो हमारे पास एक और वर्ड है पी, शायद 3 दफा आ रहा है, पी 2 दफा आ रहा है। तो 4 एस जो है वो आपस में डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, आई जो है जितने 4 दफा जो आ रहे हैं वो भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, पी 2 दफा आ रहा है वो भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं, इस तरह के करेक्टर सेट है, उससे कितने डिफरेंट परमुटेशन बन सकती हैं, उसका भी अभी तक हम जवाब नहीं दे सकते जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो इन चीजों को देखने के लिए हम जनरलाइज परमुटेशन को देखेंगे और जनरलाइज कॉम्बिनेशन को देखेंगे। The number of R permutations of n objects with repetition allowed is n raised per R. अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि n फैक्टोरियल नहीं है, यानी पहली दफा n था, दूसरी दफा n-1 था, तीसरी दफा n-2 था। वहां पे क्यों था? वहां पे आप रेपिटेशन अलाउ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आप रेपिटेशन जो है वो अलाउ कर रहे हैं। लाइक अगर आपके पास जो है वो आर परमुटेशन लेनी, यानी आपके पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं या आर करेक्टर्स अगर आपने ले लें, ठीक है, पहले करेक्टर के लिए भी आपके पास n चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए भी n चॉइसेस हैं, क्योंकि n से n-1 इसलिए होती थी पहले चॉइसेस कि n चॉइसेस, यानी पहला अगर आपने n चॉइसेस से ले लिया तो दूसरे के लिए आप वो पहले वाली चॉइस नहीं ले सकते, तो वो n-1 रह जाती। अब चूंकि आप जो है वो रेपिटेशन अलाउ कर रहे हैं, तो आपके पास पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी n चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए भी n चॉइसेस हैं, तीसरे के लिए भी n चॉइसेस हैं, और तमाम r ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनको आपने चूज करना है उन सब के लिए n। तो ये जो होगा ये r मल्टीपल्स ऑफ n हो जाएंगे, यानी n रेस पर r जो है वो हो जाएगा। तो यही चीज जो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास r मल्टीपल्स ऑफ n हो जाएंगे और हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो n रेस पर r होगा इंस्टेड ऑफ n फैक्टोरियल। इसकी एग्जांपल देखें कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ r कैन बी फाउंड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रॉपर वर्ड भी होना चाहिए डिक्शनरी में। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला, अगर मैंने तीन लेंथ का जो है वो एक स्ट्रिंग बनानी है, तो पहले के लिए मेरे पास जो है वो 26 मेरे पास चॉइसेस हैं। 26 में से मैंने एक चॉइस ले ली, लाइक मैंने ए को चूज कर लिया। उसके बाद दूसरा करेक्टर मैंने चूज करना है, उसके लिए मैंने बी को चूज कर लिया। तीसरा करेक्टर मैंने चूज करना है, उसके बाद उसके लिए मैंने ए को चूज कर लिया। इसमें देख सकते हैं कि ए को मैंने 2 दफा चूज किया। मैं चाहता तो मैं तीनों दफा ही ए को चूज कर सकता था, क्योंकि मेरे पास हर दफा हर चॉइस के वक्त टोटल 26 करेक्टर्स मौजूद थे। तो इस तरह की जो स्ट्रिंग है उसके लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 26 रेस पर 3 होंगे, यानी पहले करेक्टर के लिए भी 26 चॉइसेस, दूसरे के लिए भी 26 चॉइसेस, तीसरे के लिए भी 26 चॉइसेस। उसके बाद कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन की एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद उसका देखेंगे कि उसका सलूशन जो है वो किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने 4 पीसेज ऑफ फ्रूट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, जहाँ पे आपके पास जो फ्रूट टाइप्स हैं वो ये हैं। आपके पास एप्पल्स हैं, आपके पास ऑरेंजेस हैं और आपके पास पियर्स हैं। सिर्फ 3 कैटेगरीज ऑफ फ्रूट्स हैं और हर एक कैटेगरी में 4 से ज्यादा फ्रूट्स जो है वो अवेलेबल, ठीक है। तो आपने इनमें से 4 पीसेस जो है वो चूज करने, उसमें से चारों एप्पल्स भी हो सकते हैं या चारों ऑरेंजेस भी हो सकते हैं या चारों पियर्स भी हो सकते हैं, या आप इनमें से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं और उन दोनों के पेयर ले लें, यानी 2 एप्पल्स ले लें, 2 ऑरेंजेस ले लें, या 2 एप्पल्स ले लें, 2 पियर्स ले लें, या 2 ऑरेंजेस ले लें, 2 पियर्स ले लें। या आप ये कर सकते हैं कि 3 पीसेस जो है वो एप्पल्स के ले लें, 1 ऑरेंजेस का ले लें, 3 एप्पल्स के ले लें, 1 पियर्स का ले लें। इसी तरह 3 पीसेस जो है वो ऑरेंजेस के ले लें, 1 एप्पल का ले लें, एंड सो ऑन, जितनी भी चॉइसेस बने। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह कॉम्बिनेशन में हम सॉल्व करते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो इसी एग्जांपल को रीफ्रेज किया है कि आपके पास एक 3 एलिमेंट सेट है, उसमें एप्पल है, ऑरेंज है और पियर है, और उसमें से आपने
4 जो है वो फ्रूट सेलेक्ट करने विद रेपिटेशन अलाउड, यानी आप एक से ज्यादा एप्पल सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑरेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा पीयर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो चार होने चाहिए जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एक ही टाइप के सारे ले लेंगे तो उसमें क्या चॉइसेस आ जाएंगी? एक तो ये है कि चारों एप्पल्स ले लें, एक ये है कि चारों ऑरेंजेस ले लें, या ये है कि चारों पीयर्स ले लें। तो हमारे पास 3 वेज हैं। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि 3 इन द सेम टाइप, ठीक है, यानी 2 केसेस फॉर 3 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस एंड 3 पीयर्स। तो ये हमारे पास 6 तरीके हैं। ये 6 तरीके किस तरह से हैं? इसको आप इस तरह से समझें कि अगर मैं 3 एप्पल्स ले लेता हूं तो बाकी जो एक बचेगा, एक फ्रूट जो मैंने चूज करना है, उसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं कि मैं ऑरेंज लूं या पीयर लूं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, इसके 3 पीसेस ले लेता हूँ, तो बाकी जो एक पीस लेना उसके भी मेरे पास 2 तरीके हैं कि या मैं एप्पल लूंगा या मैं पीयर लूंगा। सेम गोज फॉर द पीयर। तो हमारे पास टोटल 6 तरीके ऐसे हैं जिसमें हम एक जो फ्रूट है उसके 3 आइटम्स लेते हैं और बाकी एक आइटम जो बाकी 2 में से चूज करते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि जो नेक्स्ट इसकी ऑप्शन है वो ये है कि हम 2 डिफरेंट पेयर्स ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं सिलेक्ट करता हूँ या मैं ये वाला पेयर सिलेक्ट कर लूंगा, एप्पल और ऑरेंज का पेयर सिलेक्ट कर लूंगा, इसमें से 2-2 ले लूंगा। एक तरीका ये है, या मैं ऑरेंज और पीयर जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इनमें से 2-2 आइटम्स ले लूंगा, ठीक है। 2 तरीके हो गए। तीसरा ये है कि मैं एप्पल और पीयर जो है ये सिलेक्ट कर लूंगा और इसके 2-2 एलिमेंट जो है वो ले लूंगा। तो इसके टोटल मेरे पास 3 तरीके हैं जो हमने यहाँ पे। अब इन सब तरीकों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन सब वेज को, तो हमारे पास टोटल 15 वेज हैं जिनके जरिए हम ये 4 फ्रूट आइटम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 3 कैटेगरीज विद रेपिटेशन अलाउड। अब हमने इसको जनरलाइज करना है। ये तो हमने देखा कि हम डिफरेंट जो यानी कॉम्बिनेशन से उनको देख लिया, उसके बाद उसको ऐड कर लिया। क्या इसका कोई जनरलाइज फार्मूला हम बना सकते हैं जिसके जरिए हम क्विकली जो है वो चीजों को सॉल्व कर लें? तो उसको भी हम देखें। तो एक एग्जांपल है, उसको देखें। उसमें फार्मूला में यहाँ पे आपको बता दूंगा, फार्मूला की जो प्रूफ है, फॉर्मल प्रूफ, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको करेंगे। अब हमारे पास हमने ये देखना है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट 5 बिल्स फ्रॉम अ कैश बॉक्स, ठीक है। कैश बॉक्स में से हमने 5 बिल्स लेने, और बिल्स किस किस तरह के हैं? $1 का बिल है, $2 का बिल है, $5 बिल्स हैं, $10 बिल्स हैं, $20 बिल्स हैं और $50 बिल्स हैं। यानी हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से हमने चूज करना है, सॉरी 6 और ये 7 भी है, $100 बिल भी यहाँ पे मौजूद है। तो 7 हमारे पास कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में एटलीस्ट 5 बिल्स जो है अवेलेबल हैं। ये चीज बताने का क्या मकसद था? ये चीज बताने का मकसद ये है कि अगर आप चाहें तो आप एक ही कैटेगरीज में से सारे चूज करो, ठीक। उसके अलावा जो दूसरी कंस्ट्रेंट है या जो रिलैक्स की गई है कंस्ट्रेंट के, जिस ऑर्डर में आप बिल्स को चूज कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा। एट दी एंड जो मैटर करेगा वो ये करेगा कि आपने कौन कौन से बिल्स जो है वो चूज किए हैं, यानी कितने आपने $10 वाले किए हैं, कितने 50 वाले किए हैं, कितने 100 वाले किए हैं, ये मैटर। और द बिल्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी $100 के 2 बिल्स जो हैं या 2 नोट जिसको हम कहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। कोई भी आप चूज कर लें तो वो एक ही तरह से काउंट होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है जब आप रेपिटेशन अलाउ करते हैं, तो उसका फार्मूला ये होता है कि सी एन 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 माइनस वन, सॉरी एन प्लस आर माइनस वन, और इसमें से आर चूज करना है आपने, एन प्लस आर माइनस वन, और इसमें से आर जो है वो आपने चूज करना है। तो उस फार्मूले के तहत जो है, अगर आप एन जो है वो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास नंबर ऑफ बिल्स कितने किस्म के हैं वो 7 हैं, चूज कितने करने? आर 5 हैं, तो -1 फार्मूले से आया, तो ये 7 - 1
प्लस 5 जो है वो 11 बनेगा, 11 चूज 5 करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन जो है। अभी हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से है कि सी एन प्लस आर माइनस वन या एन माइनस वन प्लस आर चूज आर, ये फार्मूला कैसे है। बाय द वे मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जो पिछली फ्रूट वाली एग्जांपल की है उसके ऊपर भी अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करके देखें और उसको वेरीफाई करें कि आपके पास वही 15 वेज ही आते हैं टू सिलेक्ट 4 फ्रूट्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। तो थ्योरम है एक, इसमें हम ये कहते हैं कि number of r combinations from a set of n elements, जहां पे आपके पास रेपिटेशन अलाउड है, वो उसका लिखा हुआ है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है n प्लस आर माइनस वन चूज आर के, और ये बराबर होगा n प्लस आर माइनस वन चूज n माइनस वन। अभी इसको प्रूफ हम इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। इसका अभी देख लेते हैं कि इससे मिलती जुलती जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है जिसमें यही थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सटेंड होती है इन दो मजीद सिनेरियोस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ वेज टू फिल आर स्लॉट्स फ्रॉम एन कैटेगरीज विद रेपिटेशन अलाउड, तब भी आप यही फार्मूला, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। और अगर आपसे ये कहा जाए कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर एलिमेंट्स फ्रॉम एन कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेपिटेशन अलाउड, तो तब भी आप यही फार्मूला। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि ये फार्मूला जो है ये कैसे आया। और अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट ईच आर कॉम्बिनेशन, यानी रिप्रेजेंट ईच आर कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ सेट विद n एलिमेंट्स विद रेपिटेशन अलाउड। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ n माइनस वन बार से और r स्टार से। ठीक है, n माइनस वन बार जो है वो आपको n सेल्स देंगी, जहां पे हर सेल जो है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, n दोबारा रिपीट करता हूँ कि n माइनस वन बार जो होंगी वो आपको n सेल्स जो है प्रोवाइड करेंगी, जिसमें हर एक सेल जो है वो एक कैटेगरी से को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, और r स्टार्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपने चूज कर। इसको समझने के लिए वही फ्रूट्स वाली एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल हमने 4 जो है वो फ्रूट्स चूज करने थे, तो r की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, और जो फ्रूट अवेलेबल थे फ्रूट कैटेगरीज वो एप्पल था, ऑरेंज था और पियर था। तो नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो हमारे पास 3 आ गई है, और नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हमने चूज करने हैं वो 4 आ गए। अगर हम इसको देखें इसी बार और स्टार की सेंस में, तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे 2 बार्स हैं, 2 बार्स का मतलब n3 था, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2 बार्स। तो n माइनस वन बार जो है, यानी 2 बार जो है, ये इसको आपको 3 सेल प्रोवाइड कर। पहला सेल ये है जिसमें 1 स्टार है, दूसरा सेल ये है जिसमें 1 स्टार है, तीसरा सेल ये है जिसमें 2 स्टार। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको इंटरप्रेट इस तरह से करना है कि जो पहला सेल था वो ये कह रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, दूसरा सेल ये कह रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, तीसरा सेल आपको ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीयर्स जो है वो आपके पास कितने हैं। ठीक है, इसका दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, लाइक इस कॉम्बिनेशन में आपके पास ये था कि आपके पास एक एप्पल था, एक ऑरेंज था, और आपके पास 2 पीयर्स थे। एक एप्पल, एक ऑरेंज और 2 पीयर्स। इसी तरह एक और जो आपके पास कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास 2 एप्पल्स हैं, एक ऑरेंज है और एक पीयर है। एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें एक एप्पल है, 2 ऑरेंजेस हैं और एक पीयर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सारे को स्टार प्लस बार को काउंट करेंगे तो ये कितने आएंगे। हमने आर जो है वो ऑब्जेक्ट लेने जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टार के साथ, तो आर प्लस n माइनस वन जो है वो बार है, n माइनस वन जो है वो बार है। लाइक यहाँ पे 2 बार हैं और 4 स्टार है, तो ये 2 प्लस 3 माइनस वन, सॉरी ये आ जाएगा r की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3, 4 प्लस 3 माइनस वन।
तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6। तो इन सब कॉम्बिनेशन में आप ये देखें तो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 4 एलिमेंट जो है वो आर होंगे यानी स्टार्स, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और 2 एलिमेंट जो होंगे वो आपके बार होंगे, जो आके आपके सेल्स जो हैं उनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। आप इस तरह का भी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लाइक आप ये कहें जी एक बार दूसरा बार, और एंड पे आप 4 स्टार्स लगा दें। एंड पे 4 स्टार्स लगाने का मतलब ये है कि आपने पहली कैटेगरी में से भी कुछ नहीं लिया, आपने दूसरी कैटेगरी में भी कुछ नहीं लिया, और 4 के 4 जो है वो आपने पीयर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ये जो टोटल ये वाली वैल्यू है, यानी r प्लस n माइनस 1, इसमें से r चूज करना है, ठीक है, यानी हमने ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। इतनी पोजीशंस हैं हमारे पास, r प्लस n माइनस 6 पोजीशंस हैं। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 6 पोजीशंस हैं, और बाकी जितने यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पोजीशंस हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 पोजीशंस हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 6 पोजीशंस हैं। तो इन 6 पोजीशंस में से आपने 4 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपके स्टार आएंगे। जब वो आप 4 पोजीशन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो बाकी जो 2 पोजीशन बच जाएंगी वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी बार्स जो है वो आ जाएंगी। या अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो 6 पोजीशंस हैं, उन 6 पोजीशन में से जो है वो बार की पोजीशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने n माइनस 1 प्लस r में से चूज करना है। इसमें से आपने चूज करना है कि आपकी बार जो है वो कहाँ पे होगी, यानी n माइनस 1 बार जो है वो कहाँ पे होगी। लाइक ये वाला जो आपके पास स्ट्रिंग है, इसमें से अगर आप ये चूज कर लेते हैं कि आपकी बार जो है वो दूसरी जगह पे होगी, लेकिन सेकंड करेक्टर की जगह पे बार होगा और फोर्थ करेक्टर की जगह पे बार होगा, तो बाकी जो सारी प्लेसेस हैं उनको आप स्टार के साथ फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप ये कहते हैं कि जहाँ पे रेपिटेशन अलाउ होगी तो आपका फार्मूला जो है वो यहाँ इसके बराबर होगा कि आप n प्लस r माइनस 1 में से r ऑब्जेक्ट चूज कर लें, और बाकी जो जगह होंगी वो बार से आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यहाँ आप n प्लस r माइनस 1 जो चॉइसेस हैं उनमें से जितनी बार्स की चॉइसेस हैं वो सिलेक्ट कर लें, और बाकी जो जगह होंगी उनको आप स्टार के साथ फिल कर सकेंगे। इसको अगर आप मैथमेटिकली भी दोनों फार्मूलाज को एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये दोनों फार्मूलाज जो है वो आपको एक ही रिजल्ट तो यहाँ तक हम जो है वो आज का लेक्चर जो है उसको कंक्लूड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो कॉम्बिनेटोरिक्स है ये हमारा टॉपिक जो है इंशाल्लाह खत्म होगा।